तो सर्दियां आ गई हैं। गर्म कपड़े, अदरक वाली चाय और और वो रजाई में बैठकर फिल्में देखने का मौसम। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मौसम सिर्फ ठंड से बचने का नहीं है, बल्कि आने वाले पूरे साल के लिए शरीर की ताकत बनाने का सबसे सबसे सुनहरा मौका है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना और मैं कहूँगी एक गहरा नज़रिया है जो ऋषि वाग्भट के अष्टांग हृदयम जैसी रचनाओं से हमें मिलता है। और ये नज़रिया सर्दियों को एक बोझ नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देखता है। और आज की हमारी चर्चा का आधार यही प्राचीन ज्ञान है। हमने जो भी लेख और नोट्स देखे हैं, वे सब एक ही सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। जो नियम इस ब्रह्मांड में काम करते हैं वही हमारे शरीर रूपी छोटे से ब्रह्मांड में भी काम करते हैं। जैसे बाहर का मौसम बदलता है वैसे ही हमारे अंदर का मौसम भी बदलता है। अच्छा, तो जब बाहर प्रकृति ठंडी और शांत हो जाती है, तो हमारा शरीर भी अपनी सारी ऊर्जा बाहर से खींचकर अंदर अपने केंद्र में इकट्ठा कर लेता है। और और शायद इसी वजह से हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। एकदम। और वाग्भट यही कहते हैं कि ये मौसम शरीर के बल को बनाने और संवारने का सबसे उत्तम समय है। तो आज हम इसी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़ी हुई पाचन शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि ये मौसम हमारे लिए सजा नहीं बल्कि सेहत का खजाना बन जाए। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। पहली बात तो यही समझ नहीं आती कि बाहर की ठंड अंदर की आग को तेज कैसे कर सकती है। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना। आमतौर पर तो ठंड आग को बुझा देती है। देखिए, शरीर की कार्य प्रणाली अक्सर सीधी रेखा में नहीं चलती। उसमें एक गहरा संतुलन होता है। जब बाहर का तापमान गिरता है तो शरीर को अपनी गर्मी बचानी होती है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना होता है। इसके लिए वो सबसे पहले त्वचा के रोम छिद्रों को सिकोड़ लेता है। उन्हें बंद कर देता है। हाँ, उन्हें बंद कर देता है। अच्छा, जैसे हम ठंड लगने पर खुद को समेट लेते हैं, शरीर भी अपनी गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। तो वो गर्मी जो बाहर नहीं जा पाती, वो अंदर ही अटक जाती है। हाँ, और वो रुकी हुई गर्मी और ऊर्जा शरीर के केंद्र यानी पेट में जमा हो जाती है। पेट में? जी। और वहाँ जो हमारी पाचन की भट्टी है यानी जठराग्नि, उसे और हवा देती है। तो बाहर की ठंड असल में अंदर की आग को प्रचंड बना देती है। ये शरीर का एक तरह का आप कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर ये आग इतनी प्रबल है, तो क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है? ये आपने बहुत गहरी बात पूछी है। वाग्भट हमें सावधान करते हैं कि ये प्रबल अग्नि एक दो-धारी तलवार है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला ना जाए तो ये खतरनाक भी हो सकती है। वो कैसे? सोचिए, एक चूल्हे में आग बहुत तेजी से जल रही है। अगर आप उसमें लकड़ी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वो चूल्हे को ही जलाने लगेगी? बिल्कुल। वो आग चूल्हे की दीवारों को, उसकी मिट्टी को ही जलाने लगेगी। ठीक उसी तरह अगर इस प्रबल जठराग्नि को सही समय पर सही ईंधन नहीं मिलता, मतलब पौष्टिक और भारी भोजन। हाँ, तो ये शरीर की अपनी धातुओं, अपने ही टिश्यूज को भस्म करना यानी जलाना शुरू कर देती है। अरे बाप रे! मतलब अगर सर्दियों में कोई वजन घटाने के लिए भूखा रहता है या बहुत हल्का फुल्का खाता है, तो उसका शरीर असल में खुद को ही खाने लगता है। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। इससे शरीर में रूखापन, कमजोरी और वात दोष का प्रकोप बढ़ता है। इसीलिए सर्दियों में भूखा रहना गर्मियों के मुकाबले कहीं ज्यादा हानिकारक है। ये आज की कम खाओ वजन घटाओ वाली सोच से बिल्कुल अलग नजरिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से एक और दिलचस्प बात निकल कर आती है, स्वाद को लेकर। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में 3 खास तरह के स्वाद पर जोर देना चाहिए। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा और लवण यानी नमकीन। इन 3 स्वादों में ऐसी क्या खासियत है? यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो इन स्वादों की प्रकृति में छुपी है। आयुर्वेद के अनुसार ये तीनों स्वाद पृथ्वी और जल तत्व से बने हैं, इसलिए इनका स्वभाव भारी, चिकनाई वाला और गर्म होता है। और सर्दियों में शरीर में रूखापन और ठंडापन बढ़ जाता है, जिसे वात कहते हैं। तो ये स्वाद उस बढ़े हुए वात को शांत और संतुलित करते हैं। सही कहा मैंने? एकदम सही पकड़ा आपने। ये स्वाद शरीर को स्थिरता, नमी और गर्मी देते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट कसैला, कड़वा और तीखा
इन 3 स्वादों से बचने की सलाह दी जाती है। यहीं पे आकर मैं थोड़ा अटक गया। आज का न्यूट्रिशन साइंस तो कहता है कि भाई कड़वी सब्जियां खाओ, कच्चा सलाद खाओ, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो क्या यहाँ आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में कोई टकराव है? क्या मेरा सलाद सर्दियों में मेरे लिए खराब है? टकराव नहीं है, मैं कहूंगी कि ये दृष्टिकोण का अंतर है। आयुर्वेद किसी भी भोजन को अच्छा या बुरा नहीं कहता। वो यह देखता है कि कौन सी चीज किसके लिए, किस मौसम में और किस अवस्था में सही है या गलत। कसैले, कड़वे और तीखे स्वाद वायु और आकाश तत्व से बने हैं, तो इनका स्वभाव रूखा, ठंडा और हल्का होता है। मतलब ये पहले से बढ़े हुए वात को और ज्यादा बढ़ा देंगे? बिल्कुल। सर्दियों में जब वात पहले से ही प्रबल है, तब कच्चा सलाद या कड़वी चीजें खाना ये जलती आग पर ठंडी हवा का झोंका मारने जैसा है। आग भड़केगी पर बुझ जाएगी। हाँ, आग एक पल के लिए भड़केगी, लेकिन अस्थिर होकर बुझने लगेगी। तो इसका हल ये नहीं है कि आप ये सब्जियां खाना छोड़ दें। हल ये है कि आप उन्हें सही तरीके से पका कर खाएं, घी और मसालों के साथ पकाकर, ताकि उनके रूखे और ठंडे गुण संतुलित हो जाएं। कच्चा सलाद इस मौसम में आपकी पाचन अग्नि पर एक बोझ की तरह है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर हम ये सब समझ गए हैं, तो हमारी थाली असल में दिखनी कैसी चाहिए? जब हमारी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है, तो हमें उसे कौन सा खाना देना चाहिए जो उसे और ताकत दे? वाघभट्ट उन चीजों की सलाह देते हैं जो अग्नि को सहारा दें, उसे बुझाएं नहीं। और लिस्ट बहुत सीधी सादी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है घृत, यानी घी। घी। यहां आकर तो बहुत से लोग रुक जाएंगे। हमें तो दशकों से यही बताया गया है कि घी यानी फैट यानी कोलेस्ट्रॉल, इससे तो बचना चाहिए। और यहां आप कह रहे हैं कि ये सबसे जरूरी है। भट्ट इसे रसायन कहते हैं। रसायन का मतलब है वो चीज जो शरीर की हर कोशिका की गहराई तक जाकर पोषण दे और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करे। वाह। घी को अग्नि का मित्र कहा गया है। ये आग को बुझाता नहीं, बल्कि उसे स्थिर और प्रबल बनाता है। जैसे हवन की अग्नि में घी डालने से वो और भड़क उठती है और उसकी लौ शांत और स्थिर हो जाती है। और ये पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने में भी मदद करता है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक कैरियर की तरह काम करता है। बिल्कुल, इसे योगवाही भी कहते हैं, जो भोजन के पोषक तत्वों को पकड़कर शरीर के हर कोने तक, हर टिश्यू तक पहुंचाता है। तो ये सिर्फ खुद पोषण नहीं देता, दूसरों के पोषण को भी सार्थक बनाता है। ठीक है, घी का महत्व समझ आया। लेकिन आजकल प्लांट बेस्ड डाइट का भी बहुत चलन है। तो जो लोग दूध या घी नहीं लेते, उनके लिए क्या कोई उपाय है? जरूर है। आयुर्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है तिल और तिल का तेल। तिल की तासीर गर्म और स्निग्ध यानी चिकनाई वाली होती है। सर्दियों में तिल भोजन भी है और औषधि भी। हाँ, तिल गुड़ के लड्डू। बिल्कुल। मुझे याद है हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू बनाने की परंपरा है। वो सिर्फ एक त्योहार की मिठाई नहीं है, वो मौसम की जरूरत है। तिल को खाने और शरीर पर मालिश करने दोनों के लिए उत्तम माना गया है। ये शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से गर्म और मुलायम रखता है। और अनाज और दालों के बारे में क्या? गेहूं और जौ जैसे अनाज जिनकी तासीर गर्म होती है। और दालों में मूंग का सूप सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन सादा नहीं। घी और हींग के तड़के के साथ। हाँ, घी और हींग के तड़के के साथ। यहाँ तड़का सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। हींग पाचन में मदद करती है और घी अग्नि को बल देता है। और मीठे के लिए चीनी की जगह गुड़ और शहद का इस्तेमाल करने को कहा गया है। गुड़ तुरंत गर्मी और ऊर्जा देता है और पाचन में रुकावट नहीं डालता। यानी हर चीज का एक गहरा उद्देश्य है, सिर्फ पेट भरना नहीं। अच्छा, हमने अग्नि के दोस्तों की बात तो कर ली। अब जरा उसके दुश्मनों को भी पहचान लें। ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जो हम अनजाने में करते हैं और अपनी इस कीमती आग को बुझा देते हैं? स्वास्थ्य का बस एक ही मूल सूत्र है, अपनी अग्नि की रक्षा करो। वाघभट्ट कहते हैं कि दुनिया के सारे रोगों का मूल कारण है मंदाग्नि, यानी कमजोर पाचन शक्ति। इसलिए कुछ चीजें तो सर्दियों में बिल्कुल वर्जित हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी बात, ठंडा पानी और फ्रिज से निकली ठंडी चीजें। ये तो साफ है, जैसे जलती हुई आग पर सीधा पानी डाल देना। बिल्कुल, वो आग को तुरंत बुझा देता है। और जब अग्नि मंद हो जाती है तो भोजन पचता नहीं है, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। इसी अधपचे सड़े हुए भोजन से एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम? हाँ, आम।
ये आम शरीर की नालियों में जाकर जम जाता है और वहीं से हर बीमारी का दरवाजा खुलता है। और देर रात के भारी भोजन के बारे में क्या? आजकल तो ये बहुत आम हो गया है। लोग देर से घर आते हैं, फिर भारी खाना खाते हैं। हमारी पाचन अग्नि का सीधा संबंध सूरज से है। जैसे सूरज डूबता है, हमारी अग्नि भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। वो आराम कर रही होती है। उस पर देर रात को भारी, ठंडा या कच्चा भोजन डालना ऐसा है जैसे किसी सोए हुए इंसान को पहाड़ उठाने का काम दे देना। वो पचा नहीं पाएगा। वो भोजन पच नहीं पाएगा और फिर से आम ही बनाएगा। यहाँ पर एक और बात है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बहुत हेल्दी मानते हैं, जैसे दही, केला या ठंडा सलाद। इनसे रात में परहेज करने को क्यों कहा गया है? देखिए, जैसा मैंने कहा, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका समय, मौसम और तरीका होता है। दही, केला और सलाद ये सब अपनी प्रकृति में ठंडे, भारी और अभिसंधि होते हैं। अभिसंधि? इसका क्या मतलब है? अभिसंधि का मतलब है जो शरीर के सूक्ष्म चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, तो ये शरीर में कफ को बढ़ाते हैं? हाँ, ये शरीर में कफ बढ़ाते हैं और सर्दियों में बढ़ा हुआ कफ अग्नि को वैसे ही ढक लेता है जैसे राख आग को ढक लेती है। फिर वो आग ठीक से अपना काम नहीं कर पाती। तो दिन के समय जब धूप हो और अग्नि तेज हो, तब आप सीमित मात्रा में इन्हें ले सकते हैं, लेकिन रात में और सर्दियों में इनसे बचना ही अपनी अग्नि की रक्षा करना है। तो ये सब कुछ क्या खाना है, कैसे और कब खाना है, इन सारे नियमों का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ सर्दी जुकाम से बचना या पेट ठीक रखना तो नहीं हो सकता। इस पूरी प्रक्रिया से हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? व्हाट्स द एंड गेम? इसका सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है ओज का निर्माण। ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। देखिए, ये कमाल की चेन रिएक्शन है। जब हम सही खाना खाते हैं तो हमारी मजबूत अग्नि उसे पचाकर शरीर की सबसे पहली धातु बनाती है, जिसे रस कहते हैं। ये शरीर का पोषण देने वाला तरल है। ठीक है, तो ये पहली कड़ी है। हाँ, जब यह रस उत्तम क्वालिटी का बनता है, तब उससे दूसरी धातु रक्त यानी खून बनता है। शुद्ध रक्त से मांस बनता है। मांस से मेद यानी फैट का पोषण होता है। मेद से अस्थि यानी हड्डियां मजबूत होती है। अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है। और अंत में शुक्र। और अंत में मज्जा से अंतिम और सबसे शक्तिशाली धातु शुक्र बनती है। अगर पहली कड़ी यानी रस ही कमजोर बना, तो आगे की पूरी चेन अपने आप कमजोर हो जाएगी। और जब ये सातों धातुएं एकदम अच्छी क्वालिटी की बनती हैं, तब क्या होता है? तब इन सातों के सार से, इनके मक्खन से एक आठवीं, एक दिव्य चीज बनती है, जिसे कहते हैं ओज। ये ओज क्या है? ये कोई हार्मोन है, कोई विटामिन है या कोई ऊर्जा? क्या इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है? इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ओज इन सातों धातुओं का निचोड़ है। ये शरीर की सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यही हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी। यही हमारे चेहरे का तेज है, हमारी आंखों की चमक और हमारे मन का उल्लास और स्थिरता है। तो जब हम गलत खाते हैं या हमारी अग्नि कमजोर होती है, तो ये ओज कम होने लगता है। जी, शरीर अपनी शक्ति और अपना प्रकाश खो देता है। जब ओज मजबूत होता है तो इंसान का मन शांत और प्रसन्न रहता है। शरीर में बीमारियां आसानी से नहीं आती और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यह शरीर में चेतना और पदार्थ के बीच का पुल है। तो ये पूरी मेहनत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की उस सबसे गहरी ऊर्जा को बनाने और सहेजने के लिए है। बिल्कुल। सर्दियों में सही भोजन करके हम जो बल इकट्ठा करते हैं, वही ओज बनकर पूरे साल हमारी रक्षा करता है। ये एक निवेश है, अपने स्वास्थ्य के भविष्य के लिए एक एफडी कराने जैसा। ये शरीर के खजाने को भरने का मौसम है, खाली करने का नहीं। तो सार ये है कि शीत ऋतु परहेज का या खुद को सिकुड़ने का नहीं, बल्कि प्रकृति की लय के साथ चलकर शरीर के बल और शक्ति को बनाने का समय है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है। जो इंसान इस मौसम में प्रकृति के इस खामोश संदेश को समझकर उसके साथ चलता है, उसका शरीर आने वाले पूरे साल की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाता है। प्रकृति हमें हर मौसम में एक संदेश देती है, मेरी लय को अपनाओ और तुम्हारा शरीर स्वस्थ और आनंदित रहेगा। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के पास छोड़ जाता है। अगर सिर्फ सर्दियों का मौसम ही हमारे शरीर और जीवन के लिए इतना गहरा संदेश रखता है, तो वसंत, ग्रीष्म और वर्षा जैसी दूसरी ऋतुएं
वे हमें अपने जीवन, अपने मन और अपनी भावनाओं के बारे में कौन से सूक्ष्म संदेश दे रही होंगी, जिन्हें हम अपनी भाग-दौड़ की जिंदगी में शायद सुन ही नहीं पा रहे।